हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट्स। ऑफ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सामान्य अध्ययन जीके एंड जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो है जो हमारा 500 जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 4 है। और इस वीडियो में हम सारे ही क्वेश्चनों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट थी वो डिक्लेयर कर दी गई है 15 दिसंबर। तो उसके लिए भी ये वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ किसी का भी अगर आपको आंसर पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा अरबी और स्पेनी है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम। तो यूएनओ की स्थापना के समय इसकी केवल 4 राजभाषाएं थी। कितनी? केवल 4 राजभाषाएं थी। लेकिन 1973 में, कब? 1973 में अरबी और स्पेनी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। और इस प्रकार यूएनओ की कुल 6 राजभाषाएं हुई। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी, ये 6 भाषाएं हैं जो यूएनओ की कुल राजभाषाएं हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि जो यूएनओ है इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो जो अंग्रेजी और फ्रेंच है यह यूएनओ की कार्यकारी भाषा है, तो आप इसे याद रखेंगे। बात करें अगर हम इसकी स्थापना की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर हम इसके मुख्यालय की, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो इतने फैक्ट है फ्रेंड जो कि आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संसद की लोकलेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है। तो संसद की लोकलेखा समिति का चेयरमैन विपक्ष का नेता होता है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और लोकलेखा समिति को पीएसी भी कहा जाता है, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो आप ये याद रखेंगे। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या तो 22 होती है, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो आप इतनी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस अन्य सागर से जोड़ती है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सुएज नहर मिस्र में स्थित है। कहाँ पर? सुएज नहर जो है यह मिस्र में स्थित है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें अगर हम, तो इसकी कुल लंबाई है 193 किलोमीटर। तो ये आप लंबाई भी याद रखेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 से शुरू किया गया था। और इस सत्याग्रह का उद्देश्य था कि नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना। और महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इतनी डिटेल आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, माई कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है। तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक का विमोचन 29 मार्च 2008 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। तो आप इतना याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेज नौसैन्य अधिकारी के समक्ष वटरलू में समर्पण किया था।
तो नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थर बेलेजली नौसैन्य अधिकारी के समक्ष बटरलू में समर्पण किया था, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये बटरलू क्या है, तो बटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। कब? बटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था और ये युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध था। तो आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा है? तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसको यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये मंदिर उड़ीसा राज्य के कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि जो इसका निर्माण है किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने 1278 में। कब? नरसिंह देव प्रथम ने 1278 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो सूर्य मंदिर को सन 1984 में। कब? सन 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये जो 2 डेट हैं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 को पारित किया गया, यानी जो ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कुशल व अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग को इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहते हैं और यह एक संवैधानिक निकाय है जो महिलाओं के हितों की रक्षा करती है और उनके लिए कानून सुरक्षा लागू कराती है। तो ये आपको याद रखना है। और बात करें इसके गठन की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है इसे इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं और इसे भारतीय ब्लैक डे भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। नंबर 11 है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करें अगर हम पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर ब्राज़ील है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन विंस फ्रीडम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन विंस फ्रीडम इनकी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। और मौलाना अब्दुल कलाम साहब एक स्वतंत्र सेनानी एवं आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थी। तो इतना आप याद रखेंगे इनके बारे में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। कब? 11 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। तो आप इसे याद रखेंगे। और जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतने फैक्ट हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रजातंत्र का रक्षक किसे कहा जाता है? तो प्रजातंत्र का रक्षक नेपोलियन को कहा जाता है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शक्तिशाली नेता था। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी ब्राटनगर किस क्षेत्र में थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी ब्राटनगर थी और यह जयपुर के क्षेत्र में थी, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मत्स्य महाजनपद का संस्थापक ब्राट था और इसकी राजधानी ब्राटनगर थी, जो कि अब वर्तमान में राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर ही पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास काटा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र पोर्ट विलियर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में आता है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट नहीं है, यहाँ के न्याय का कोर्ट जो है पोर्ट विलियर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। तो आप इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त वंश का कौन सा राजा बीड़ा बजाता था? तो गुप्त वंश का जो समुद्रगुप्त राजा था यह बीड़ा बजाता था, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त एक श्रेष्ठ बीड़ा वादक था और उसने कविराज की उपाधि धारण की थी और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो इतना आप याद रखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई थी, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ये नाइटहुड की उपाधि क्या होती है? तो नाइटहुड की उपाधि उस समय जिस व्यक्ति के पास नाइटहुड की उपाधि होती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था। तो फ्रेंड्स, आप इतना याद रखें इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने की थी, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पेरिस इंडियन सोसाइटी एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना भीकाजी कामा ने 1905 में, कब? 1905 में फ्रांस के शहर पेरिस में की थी। तो आप इसे याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो भारतीय झंडे का डिज़ाइन है यह किसने तैयार किया था? तो भारतीय झंडे का डिज़ाइन भीकाजी कामा ने किया था, तो आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो जो मैडम भीकाजी कामा हैं इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। तो इतने फैक्ट हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 26 नवंबर को विश्व भर में प्रति वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विश्व भर में प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और यदि पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इन दोनों में ही डिफरेंस याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? तो भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का 3% हिस्सा भारत में पाया जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में मैंग्रोव वन अधिकतर नदी डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं और जो मैंग्रोव वन है यह सर्वाधिक भारत में सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो परमाणु बम की खोज है यह ऑटो हन ने की थी फ्रेंड्स, तो ये इसकी खोजकर्ता को भी याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का जो पीलिया है यह प्रभावित होता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पीलिया को ही स्प्लीन और तिल्ली भी कहा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और पूछा जाता है एग्जाम में कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसका वाहक भी पूछा जाता है, तो इसका वाहक प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये फैक्ट आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो जो गुंजन पक्षी है यह पीछे की ओर उड़ सकता है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गुंजन पक्षी को ही हमिंग बर्ड भी कहते हैं। क्या? हमिंग बर्ड कहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। गुंजन पक्षी को हमिंग बर्ड कहते हैं और यह पक्षी आगे तथा पीछे दोनों ही तरफ उड़ान भर सकता है, तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है। तो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो भी इसका राइट आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।